ठीक है। वनस्पति किसे कहते थे? पौधों के समूह को वनस्पति कहते थे। यदि मैं तुमसे ये कहूं कि सर ये कहो गेहूं जो है, गेहूं तो एक पौधा है, गेहूं पौधा है या नहीं? अरे गेहूं पौधा है। एक पौधा कैसा है? छोटा। तो जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृषि। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। तो भारत के जो वन है, भारत के वनों को देखा जाए तो कई सारी स्थितियां हैं, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? वर्षा, तापमान, है ना, वर्षा है, तापमान और आर्द्रता और क्या थी? एक थी मिट्टी। क्या थे? मिट्टी। इनके आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। अब 6 भागों में से हमने कुछ वनों के प्रकार पढ़ लिए हैं और कुछ रह गए हैं, उन्हें पढ़ना है। तो जो विद्यार्थी नए आए हैं, है ना, थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस आधार पर कि बीच में टॉपिक चल रहा है, लेकिन कोशिश करिएगा कि दिमाग में अगर थोड़ा बहुत जा रहा है और तुम्हें लगता है कि नहीं ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन किया है उस हिसाब से जैसा भी किया गया, तो समझने की कोशिश करिएगा। नहीं तो इसके जस्ट बाद एक टॉपिक नया स्टार्ट होगा, उसमें आपको एकदम सहजता के साथ में समझ में आएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ठीक है। तो तापमान और खास करके वर्षा के आधार पर हम ज्यादा वनों को देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई भी ऐसा एरिया जहां पर मतलब वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक है, तो वैसे वन क्या कहलाएंगे? सदाबहार वन। लेकिन सदाबहार वन जैसे हमारे भारत में क्या है कि भारत में जब भी कभी भी वनों की बात की जाती है या जलवायु की बात की जाती है, तो भारत की जलवायु जो है कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। तो हमारे सामने जितने भी वन होंगे, उन वनों के मतलब सबसे वनों को जब हम पढ़ेंगे तो वनों को जब बोलते हैं तो उनसे पहले क्या लगाना पड़ता है? उष्णकटिबंधीय। तो ये जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा कहीं वार्षिक हो रही है, वर्षा कहीं वार्षिक होती है, तो वो वन कैसे कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन यानी एवरग्रीन वन। क्या कहते हैं? एवरग्रीन वन इन्हें हम कह देते हैं। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? सदाबहार वन कहलाती हैं। ये हम पढ़ा दिए हैं, आपको ध्यान रखना। सदाबहार वन भारत में कहां पाए जाते थे बताइए? ये आपके सामने मैप है, हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक है, लगभग। तो कहां थे? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में कौन से वन थे? सदाबहार वन। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में सदाबहार वन। और पूर्वोत्तर भारत में, और कहां थे? पूर्वोत्तर भारत में। कहां थे? पूर्वोत्तर। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी कौन से वन थे? सदाबहार वन। और अंडमान निकोबार किससे बना हुआ है? सदाबहार वनों से। यानी कि सदाबहार वनों का भारत में अवस्थिति कहां है? 3 जगह आपको याद करना है। 3 जगह कौन कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में है, और कहां है? अंडमान निकोबार में। कहां हो जाएंगे? अंडमान निकोबार में हो जाएंगे ये। इनकी विशेषता क्या है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लगभग कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए। इनके कुछ एग्जांपल दो, सदाबहार वनों का एग्जांपल। मतलब ये जो वन है बहुत घने होंगे, बहुत लंबे होंगे, पतले होंगे और कठोर लकड़ी वाले होंगे, है ना। ये हमने विशेषता देखी थी इसके अंतर्गत। तो कठोर लकड़ी वाले होंगे और चौड़ी पत्ती होगी। क्या होगी? और जैव विविधता भी बहुत अधिक होगी। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज किसमें आ जाती है? इसके अंतर्गत आ जाती है। इसमें कुछ एग्जांपल दो, जैसे आबनूस है, रोजवुड है, आयरनवुड है, बांस है ना। ये सभी जो वृक्ष है वो किसमें आते हैं? सभी वृक्ष इसमें आते हैं, सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। ये हमने आपको करा दिए थे, ठीक है। अब दूसरा हमने वनों का प्रकार देखा था, ये पहला था। दूसरा क्या था? दूसरा था कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़, तो हमने पतझड़ दे दिया, पतझड़ या पर्णपाती। क्या था? पर्णपाती। अब पर्णपाती वनों के 2 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। पेपर में यदि आएगा तो यही से आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा फोकस ज्यादा रख रहे हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं, अब जल्दी से हम खत्म कर देंगे, इसको हो जाएगा। तो पतझड़ और पर्णपाती वन 2 भागों में थे। एक तो था आर्द्र पर्णपाती वन और एक था शुष्क पर्णपाती वन। क्या था? शुष्क पर्णपाती वन। तो मुझे आपको ये कहना, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र या शुष्क? तो शुष्क पर्णपाती वन कौन से पाए जाते हैं? शुष्क। शुष्क कितने % थे? लगभग 43। और ये कितने थे? ये लगभग 19 पॉइंट थे परसेंट में। अगर तुम देखोगे तो भारत में सर्वाधिक कौन से थे? ये थे। लेकिन इनकी डेफिनेशन हमने कैसे याद किए थे कि जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन,
इनका कितना था 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा यदि होती है तो उन वनों को हम क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पूरा नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और अगर मान लीजिएगा 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा है, 100 से कम और 70 से अधिक वर्षा है, तो ऐसे वनों को हम क्या कहते थे, उष्णकटिबंधीय, है ना, शुष्क पर्णपाती वन, उस उष्णकटिबंधीय शुष्क। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन है, कौन से वाले वन है, शुष्क। हमारा यहाँ तक हो गया था, हमने पढ़ा दिया था यहाँ तक। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो जो नए विद्यार्थी वो भी लिख सकते हैं यहाँ से, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो अपना कंटिन्यू रखिएगा। अब करिएगा 3 अभी वनों के प्रकार और रह गए हमारे पास में, तीनों को मैप पर भी आप देख सकते हो। इनको मैप पर देखो, ये आर्द्र वाला कहाँ होंगे बताओ, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये वाला जो बेल्ट है ये क्या है, आर्द्र। तुम्हारे नोट्स में जो चित्र दिया है ना, वो दोनों मिक्स करके दे दिया है तुम्हारे नोट्स में। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा शुष्क वाला। कौन सा है ये, शुष्क पर्णपाती वन ये। और ये वाला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आर्द्र, ये वाला। अब बचे कौन से, एक बच गया आपका मरुस्थल वाला, एक बच गया पर्वतीय वाला, एक बच गया डेल्टा वाला। तो 3 तरह के वन अभी क्या है बाकी रह गए हैं जो हम अध्ययन करते हैं। तो आप डाल दीजिएगा, करिएगा मरुस्थलीय वन कर लीजिएगा, मरुस्थलीय वन हैंड डाल लीजिएगा। 3 तरह के वन हमारे हो चुके हैं, अभी चौथे प्रकार का वन है, ठीक है। देखो पहला प्रकार था दिया ना, तो सदाबहार, दूसरा क्या था आर्द्र पर्णपाती, और तीसरा क्या है शुष्क पर्णपाती। इन सब के आगे क्या लगाना होता है, उष्णकटिबंधीय। क्या लगाना होता है, उष्णकटिबंधीय। अब चौथा वन हम लिखते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन किसे कहेंगे, तो मैं छोटा सा एक एरिया रखिएगा, उसके हिसाब से 2 चीज आपको याद करना है। मरुस्थलीय वन किसे कहेंगे, तो जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो, वार्षिक वर्षा, तो ऐसी वनस्पतियां क्या कहलाती है, मरुस्थलीय वन कहलाती है। अब जो विद्यार्थी नए हैं वो इस बात को लिख लीजिएगा, क्या लिखवा रहे हैं आपसे, मरुस्थलीय वन किसे कहेंगे, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले वनों को, क्या हम वनों को क्या बोल देंगे, मरुस्थलीय वन। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान को क्या बोल देंगे हम लोग, मरुस्थलीय वन कह देंगे। अब बताओ जब टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर की स्थिति तो क्या होगी, तापमान, तापमान क्या होगा बताओ, तापमान बहुत ज्यादा होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कितना मान सकते हो, 40 डिग्री सेल्सियस मान ले रहे हैं, 30-40 डिग्री सेल्सियस ऐसे मान ले रहे हैं। कम से कम कितना होता है, कम से कम तो 40 ही मान सकते हैं, यहाँ पर 50 तक पहुंच जाता है। रात में देखो गिरने के लिए एकदम गिर जाएगा बहुत जल्दी टेम्परेचर, और बहुत जल्दी बढ़ भी जाता, दोनों स्थितियां है। हम एक ऑन एज एवरेज बनाते 40 डिग्री सेल्सियस, एक एवरेज औसतन तापमान कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा किन वनों में पाया जाएगा, मरुस्थल में। कौन से वनों में, मरुस्थलीय वनों में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आर्द्रता तो बिल्कुल निम्न होगी, आर्द्रता तो यहाँ ऐसे मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। मैं आपसे बोलूं कि आर्द्रता कितनी होगी यहाँ पर, आर्द्रता, तो आर्द्रता बहुत ज्यादा कम, यहाँ पर डाटा में लिखो, यानी बहुत ज्यादा कम होगी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होगा, वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर से कम, जहां भी वर्षा कम होगी 50 सेंटीमीटर से कम। देखो जब वर्षा कम होगी तो वो जगह क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक मरुस्थल हो जाएगी। आप ये बताओ घास का उगना कहाँ होगा, जहाँ घास होती है वहां पर वर्षा होगी तभी तो घास उगेगी। अगर घास वैसे वर्षा ना हो तो घास उगेगी नहीं, उगेगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बंजर हो जाएगा, और बंजर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मरुस्थल। तो मरुस्थल बनने का रीजन क्या है, वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से है, तो मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो जगह होती है उसे मरुस्थलीय वन कहेंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर होना औसतन है, और आर्द्रता सबसे कम इन्हीं वनों की होती है, ये ध्यान रखना। मिट्टी के प्रकारों में क्या होगा, मिट्टी मतलब कौन सी हो जाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी। मिट्टी कौन सी है, मरुस्थलीय। अब यहाँ पर देख रहे हो लोकेशन का, देखो लोकेशन मतलब इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, बताओ ना। लोकेशन में तुम देखोगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, आप समझिएगा।
इनका लोकेशन कहाँ देखेंगे? अभी तक हमने यहाँ तक तो भर लिया था, तो देखो राजस्थान में ही थार का मरुस्थल था और कुछ गुजरात के एरिया में भी था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे दक्कन के पठार में अर्धचंद्राकार आकार का एक जगह और है, अर्धचंद्राकार। तो ये दो जगह पाया जाता है धारकना, यानी लोकेशन में देखोगे तो एक तो क्या राजस्थान और कहाँ पाया जाएगा? गुजरात। मुख्यतः मोड में तो सारे राज्य दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें मुख्यतः याद करना है तो उन्हीं को हाईलाइट कर लीजिएगा कि मरुस्थलीय वन मुख्यतः भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में और गुजरात के उत्तरी भाग में। राजस्थान में कहाँ पर है? गुजरात के उत्तरी भाग में। और नीचे देखिए, नीचे कहाँ पर है? दक्कन के पठार, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में अर्धचंद्राकार आकार में, चंद्राकार आकार, अर्धचंद्राकार आकार में क्या है? ये बन पाए जाते हैं दक्कन के पठार में। और दक्कन के पठार में क्या जगह है? अर्धचंद्राकार। मतलब कौन सी जगह हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी आपकी, जैसे तमिलनाडु के उत्तर से प्रारंभ कर लीजिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अपना कर्नाटक का एरिया, ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी लगभग वर्षा जो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अर्धचंद्राकार पूछेगा तुमसे, दक्कन के पठार में अर्धचंद्राकार वन जो है वो किस टाइप के वन है? तो कैसे मान लेंगे हम लोग? मरुस्थलीय वनों को बीच में गणना कर लेंगे, मरुस्थलीय बीच के गणना कर लेंगे या तो धारणा। मरुस्थलीय वनों की अगर वनस्पति की बात की जाए, वृक्षों की, तो यहाँ पर जो वृक्ष है वो कैसे होंगे? कांटेदार होंगे, पत्तियां छोटी होंगी और लंबे होंगे, मतलब कैसे होंगे? झाड़ियादार। क्यों? क्योंकि जब जो कांटे होते हैं, कांटे पत्ती का ही एक रूप होते हैं। जब पानी कम रह जाता है तो पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियों के द्वारा क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो जलवाष्प रोकने के लिए जो पत्तियां होती है वो कांटे में चेंज हो जाती है पौधों की, इसलिए क्या हो जाता है? वो कांटेदार हो जाते हैं। तो यहाँ के वृक्ष कैसे मिलेंगे आपको? झाड़ियां। कैसे मिलेंगे? झाड़ियादार, झाड़ियोंदार मिलेंगे, ठीक है? झाड़ियादार और कांटेदार, कांटेदार कैसे कांटेदार हो जाएंगे? अब यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है वो है नागफनी। कौन सा वृक्ष है? नागफनी। और पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है, नागफनी वाला जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कहाँ? मरुस्थलीय वनों में। कैक्टस बोलते हैं इसको। नागफनी वाला वृक्ष कहाँ पाया जाता है? आपको ध्यान है तो कहाँ पाया जाएगा? तो मरुस्थलीय वनों में पाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, मरुस्थलीय वनों में। इसके अलावा होता बबूल है। बबूल तो अपने यहाँ भी पाया जाता है, वन विभाग वगैरह में देखा जाता है, लेकिन बबूल राजस्थान में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तो बबूल भी कैसा है? कांटेदार है। जितने भी कांटेदार वनस्पतियां हैं वो सभी अधिकतम कहाँ पाई जाती हैं? तो सभी की सभी पाई जाती है मरुस्थलीय वनों में। जब तुम्हें कुछ नहीं याद रहे तो कांटेदार के हिसाब से आप इसे लगा देना है, मरुस्थलीय में पाई जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी का वृक्ष है ना, खेजड़ी का वृक्ष भी कहाँ पाया जाता है? यही पाया जाता है। तो तीन वनस्पति ध्यान रखो, खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष, नागफनी, बबूल, खेजड़ी, ये वृक्ष जो हैं ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वनों में। मरुस्थलीय वनों की वनस्पतियां तीन आपको याद करनी है, बाकी याद मत करो। नागफनी, खेजड़ी और क्या है? बबूल। नागफनी, खेजड़ी और बबूल। जो खेजड़ी का वृक्ष है, इस खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं मरुस्थल का राजा। तो पूछेगा मरुस्थल का राजा निम्न में से किसे कहते हैं? खेजड़ी के वृक्ष को। ये लो, मरुस्थल का राजा, मरुस्थल का राजा किसे कहते हैं? तो खेजड़ी के वृक्ष को किसे कहते हैं? खेजड़ी के वृक्ष को कहते हैं मरुस्थल का राजा। खेजड़ी के वृक्ष को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का राजा कहते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ये तुम्हारा हो गया मरुस्थलीय वनस्पतियां। कौन सी होगी? मरुस्थलीय वनस्पतियां होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो 4 नंबर वाली वनस्पति होगी। समझ आ गया? तुम्हें कुछ नहीं करना है, वही ध्यान रखो। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, तो खाता नहीं रहेगा कुछ। कोशिश करना है जो आभार मानना है किसी न किसी को। वर्षा को तुम आभार मान रहे हो, एक बार तो तापमान भूल जाओ, वर्षा को आभार मान लो केवल। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती वन, और 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच वाला वार्षिक वर्षा का क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वन। अब कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र मरुस्थलीय वन। कैसा वन है? मरुस्थल। और सबकी वनस्पतियों का अपना अलग अलग क्या है? विशेषताएं हैं या क्या है? देख सकते हो आप, ठीक है? जैसे आयरन वुड, रोज वुड या बांस जो पौधा है, ये जो पेड़ है वो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है और इसकी पत्तियां पतली होती है कि चौड़ी होती है? चौड़ी होती है। और इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता, कम ज्यादा, और ज्यादा आवश्यकता तो ये वन कैसे होंगे? सदाबहार वन। कैसे वन होंगे? सदाबहार। और जब मतलब बबूल है, बबूल की पत्ती चौड़ी होती है कि पतली? अरे बहुत नहीं होती है,
निन्नी होती है नहीं होती है, तो कैसे वन माने जाएंगे वो? मरुस्थलीय। कैसे बने? जिस जगह पर पानी की मात्रा कम होती है वहां पर जो पौधे होंगे वो चौड़ी पत्तीदार नहीं होंगे, और कैसे होंगे? छोटी छोटी निन्नी पत्तीदार पौधे होंगे। और अगर मान लीजिए और पानी कम पड़ेगा तो वो पत्तियां किसमें चेंज हो जाती है? कांटों में। कांटों में चेंज होने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर मतलब उनको थोड़े से सर्वाइव कर पाते थोड़े से जल में वो, और दूसरा क्या, कोई पशु वगैरह आए उन्हें खाना पाए, तो वो एक उद्देश्य रहता है। दूसरा क्या होता है, पत्ती जब कांटे में चेंज हो जाती है तो जलवाष्प नहीं होता है, और जब जलवाष्प नहीं होगा तो क्या होगा? तो वहां पर वो पौधा जो है कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है, मतलब रह लेता है आराम से। बने विभागों में तुमने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, बने विभागों में खास करके बबूल मिलता है, तो बबूल वहां पे पानी देने जाता है, जब वर्षा नहीं होती है तब भी वो जिंदा रहता नहीं रहता है। तो उसका जिंदा रहने का रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि पत्तियां छोटी हैं और कांटेदार है, तो उसमें क्या होता है, ना तो कोई उसे एनिमल खा पाता है, और दूसरा क्या है, पत्तियां छोटी हैं तो जलवाष्प बहुत ज्यादा नहीं होता है, और जब जलवाष्प बहुत ज्यादा नहीं होगा तो वो जो पौधा होता है जब वर्षा होती है तब जो भी जल होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उसी से क्या करता रहता है, अपना जीवन यापन करता रहता है और चलाता रहता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये मतलब क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर करिएगा। 5 नंबर है पर्वतीय वन। 5 नंबर कौन से वन है? पर्वतीय। 5 नंबर आप कर लीजिए पर्वतीय। तो पर्वतीय वनों में 2 तरह का है, हालांकि यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन के नाम से तुम्हारे उसमें हेडिंग दिया गया है, लेकिन तुम इसको मुख्य हेडिंग बनाओ पर्वतीय वन। 5 नंबर क्या हो जाएगी? पर्वतीय वन। दो पर्वतीय वनों का जो स्थिति है ना वो वर्षा के आधार पर नहीं ज्ञात की जाती, ये ज्ञात की जाती है ऊंचाई के आधार पर। पर्वतीय वनों की स्थिति किसके आधार पर ज्ञात की जाती है? ऊंचाई के आधार पर। कोई भी वन पर्वतीय है वो किस आधार पर ज्ञात किया जाएगा? इसका आधार होता है ऊंचाई। ऊंचाई। अब ऊंचाई के संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, कर चुके एक बार। जैसे ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से अगर हम ऊंचे ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है क्या होता है? घटता है। और पृथ्वी तल के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। जानते हो, कभी कभी गाँव में कभी कुआं खोदते थे पहले, कुआं, तो कुएं में जब कोई व्यक्ति मिट्टी निकालता था, कुछ भी करता था, तो टेम्परेचर ज्यादा था कम था? ज्यादा होता था। जितना अंदर पृथ्वी की गहराई में जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप केंद्र में चले जाओगे कितना हो जाएगा? 5500 डिग्री सेल्सियस। मतलब पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आप अंतरिक्ष में जाओगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। और पृथ्वी के अंदर जाओगे गहराई में तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि पर्वतीय वन जो है तो वर्षा तो होगी, ये सही है, लेकिन इसका मुख्य आधार क्या है? ऊंचाई। तो जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतने क्या होंगे? वन जो है कम पाए जाएंगे, और जितनी कम ऊंचाई होगी उतने वन क्या होंगे? ज्यादा पाए जाएंगे। तो बताओ पर्वतीय वनों में घने वन, बताओ पर्वतों के चोटी पर पाए जाएंगे कि तल पर पाए जाएंगे? पर्वतों के तल को बोलते हैं पाद। क्या बोलते हैं? पाद। मतलब जो पाद, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है तो पाद के नाम से जानते हैं, उसका ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पहाड़ है, क्या है? ये पहाड़ को ही बना लेना है। तो पर्वतीय वनों में सर्वाधिक वन ये पृथ्वी तल है, तो पृथ्वी तल है तो मतलब एक ये चोटी होगी, एक पहाड़ी, फिर ये पहाड़ी होगी, फिर ऐसे ऊंचाई बढ़ रही है। तो सर्वाधिक वन जो है, सबसे कम वन कहाँ पाए जाएंगे? पीक पर, जो ऊंचाई होगी। अब ऊंचाई देखो कितनी होनी चाहिए? अब वो तो वो डिपेंड करता है कि 4400 मीटर, एक हमने देखा 4400 मीटर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसके बाद आप बताइए कोई वनस्पति सर्वाइव कर पाएगी ऊपर हमारे इसमें टेम्परेचर चला जाएगा तो 4400 मीटर की ऊंचाई तक अधिकतम क्या है? वन पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या है? वनों की जो मतलब जो स्थिति है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पहाड़ों की चोटियों पर वन नहीं पाए जाते हैं। मैं बोलूं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो बताओ माउंट एवरेस्ट पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? कोई नहीं पाया जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन है नहीं, अगर वहां पादप होता है, पौधा होता तो ऑक्सीजन होती। तो तुम जानते हो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 9 किलोमीटर, कितना है ना? 8850 मीटर ऊंचा है। तो 88 कितना हो जाएगा? 8.8 किलोमीटर, इतना तो हो जाएगा। मतलब कितना होगा? 9 किलोमीटर हो गया। 9 किलोमीटर ऊंचाई एकदम। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ वन कहाँ तक होते हैं? 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वन पाए जाएंगे। जैसे हिमालय पर अगर पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे? 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो बताइए ना, जो पर्वतीय वन है भारत में कहाँ पाए जाएंगे? हिमालय वाले पूरे एरिया में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, इधर सिक्किम, और इधर देखो तो अरुणाचल प्रदेश।
पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे। तो ये सभी वन कैसे हैं, ये सभी वन पर्वतीय हैं। जहां पर भी हिमालय की अवस्थिति है तो ये सब वन कैसे हो जाएंगे, पर्वतीय वन हो जाएंगे। और कहीं हो सकते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं नीचे क्या है, भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत। हिमालय नहीं है, हिमालय तो नेपाल में आता है, चाइना में और भारत में, तब वो आ जाता है। लेकिन भारत में इसकी अवस्थिति इतनी ज्यादा नहीं है हिमालय की। जितना लंबा कौन सा है, जितना लंबा पर्वत कौन सा है, वो है सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो ऊंचाई है वो भी लगभग कितनी है, 1000 मीटर के करीब बढ़ जाती है लगभग। औसतन ऊंचाई कितनी है, 1000। और हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। कितनी है, 6100 मीटर। तो इसका मतलब पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, पर्वतीय वन पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वतों के चोटियों पर भी क्या होंगे, ये वन पाए जाएंगे। लेकिन हिमालय में कहाँ पाए जाएंगे, तो हिमालय में पाए जाएंगे जो पर्वत हैं उन पर्वतों के निचले एरिया में। हिमालय में कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतों के निचले एरिया में हिमालय में ये पाए जाएंगे। तो देखो एक तुम्हारा इंडेक्स बना हुआ है उस नोट्स में, उस इंडेक्स को देखिए समझिएगा। जिनके पास नहीं है इंडेक्स वो एक दूसरे के नोट्स में देख लीजिएगा, या लिखवा नहीं देंगे, समझाने की बता दिया आपको, तो एक दूसरे के हेल्प करके देखिएगा। इंडेक्स बना, देखो एक पहाड़ बना है, उस पहाड़ में ऊंचाई के हिसाब से उतारा है। तो देखो समझो, वैसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन 900 से लेकर 1000 की मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एक टिक बना दिया कितनी ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन कौन से वृक्ष हैं, वो है साल, शीशम, बांस, सागवान आदि। ठीक है, ये सब कहाँ है, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन है, ये आपको ध्यान रखना। उपोष्ण वनस्पति 900 मीटर से लेकर के 1830 मीटर की ऊंचाई तक है ना, ये हो जाएगा। इसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, ओक है और चेस्टनट है, दो वृक्ष इसमें दिए रहे हैं, ओक और चेस्टनट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या, शीतोष्ण वनस्पति है। शीतोष्ण वनस्पति कहां पर है, तो 1830 से लेकर के 27 से 40 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ की जो वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, ओक है, मेपल है, बर्च है, मैग्नोलिया है, एल्डर है और चेस्टनट है। यहाँ की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं ये ऊंचाई के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे सामने चौथा बिंदु है शीतोष्ण वनस्पति यानी कि शंकुधारी वन। शंकुधारी वन पर पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है ज्यादा, तो शंकुधारी वन को देख लीजिएगा। शंकुधारी वन की ऊंचाई कितनी है, तो 2740 से लेकर के 3660 मीटर की ऊंचाई तक जो होते हैं वे वन कौन से हैं, शंकुधारी वन है। शंकुधारी वनों में प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, तो चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार है, पाइन है, भोजपत्र है एवं नुकीली पत्ती वाले क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो पाए जाते हैं। ज्यादा नुकीली पर सीनरी नहीं देखी आपने, नुकीले से एकदम दिख रहे होते हैं, वो सही वृक्ष किसमें आते हैं, शंकुधारी वनों में। तो शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाएंगे, तो शंकुधारी वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय पर। क्या भारत में कहीं अंत पाए जाएंगे, नहीं, केवल हिमालय वाले एरिया में पाए जाते हैं। वहां पर ही क्या, औसतन ऊंचाई सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, हिमालय वाले एरिया में हो जाएगी। इसके बाद देखो अल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा। हमने कल उस दिन जब शुरुआत में वन पढ़ा रहे थे तब आपको चर्चा किए थे अल्पाइन और टुंड्रा। तो अल्पाइन और टुंड्रा की बात करें तो अल्पाइन वनस्पति जो है वो क्या है, वो 3660 से लेकर के 4876 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और यहाँ की जो वनस्पति प्रमुख कौन कौन सी है, सिल्वर फर है और कौन सा हो जाएगा, जुनिपर और घास, ये सब। तो इसमें एक प्रमुख वृक्ष सिल्वर फर, क्या हो जाएगा, सिल्वर फर हो जाएगा प्रमुख वृक्ष। टुंड्रा में देखो, टुंड्रा क्या है, टुंड्रा एक ऐसा एरिया है जहां पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में है, हमेशा यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर रहते हैं, क्या रहते हैं, ग्लेशियर। तो टुंड्रा में आ जाएगा। टुंड्रा में कितनी ऊंचाई होती है, 4876 से लेकर के 5100 मीटर। और देखा जाए तो यहाँ पर क्या, छोटी झाड़ियां, घास, फूल वाले पौधे, ये वनस्पतियां पाई जाती है। मतलब टुंड्रा वाले एरिया में वनस्पतियां जो है बहुत कम मात्रा में है और बिल्कुल जीरो मात्रा में पाई जाती है वनस्पतियां। वो कहाँ पाई जाती है, बर्फ से ढका रहने वाला जो वनस्पति रहित भाग है, कौन सा वाला, जो पर्वतों की चोटियां होती है, वे सब चोटियां कैसी हैं, वे सभी चोटियां कैसी हैं, तो बाबू ना वनस्पति रहित है। तो पहाड़ों की चोटियों पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। उसके नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, टुंड्रा। तो टुंड्रा में भी वनस्पति लंबी नहीं पाई जाती है, घास फूस वाली पाई जाएगी। उसके नीचे क्या है, अल्पाइन। अल्पाइन जो वो कैसा है, तो अल्पाइन में वनस्पति पाई जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पर भी का टेम्परेचर ठंडा ही रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा वनस्पति कहाँ तक है, शंकुधारी तक। कहाँ तक है, शंकुधारी। शंकुधारी वनों की लगभग ऊंचाई कितनी है, 3300 मीटर, 3300 से 3600 मीटर के समथिंग क्या हो जाएगा, शंकुधारी। और शंकुधारी वन ही क्या है, हाँ मतलब क्या हो जाएगा, पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहता है, जिसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर तुम एक मतलब कुछ जो वृक्ष हैं, जैसे 3 वृक्ष हैं, उन तीनों वृक्षों के बारे में कुछ कर लीजिएगा, अलग से नोट करके लिख लीजिएगा। यही पे जगह दिया गया वहां पर लिखो। देखो इसमें जो वृक्ष है कौन सा है, जैसे दिया भोजपत्र। बताओ भोजपत्र कहाँ आ रहा है,
आ रहा थी भोजपत्र है, शंखधारी वनों में आ रहा है ना, तो शंखधारी वनों में भोजपत्र है, तो भोजपत्र के बारे में कर लीजिएगा क्या होता है। पेपर में शायद पूछा गया ये वाला, कल पूछा था पेपर में, हाँ पूछा गया, वो लिखो उसके बारे में। ये लिखो, इस पेड़ की सफेद छाल से, भोजपत्र के बारे में कर लो, पेपर में ये कई बार पूछा गया है। इस पेड़ की सफेद छाल से प्राचीन समय में, इस पेड़ की सफेद छाल से प्राचीन समय में, सफेद छाल से प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में, ग्रंथ लिखने में प्रयोग होता था, ग्रंथ लिखने में प्रयोग होता था। पहले तो भाई स्याही नहीं थी ना, स्याही तो अपने समय का वो है ना। इससे पहले क्या था, प्राचीन समय में यही वृक्ष था जिसकी छाल से क्या होते थे, ग्रंथ लिखे जाते थे। पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वृक्ष है जिसका, है ना, प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में प्रयोग किया जाता था, तो कौन सा है, भोजपत्र। याद रहेगा, भोजपत्र इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूसरा हो चीड़, दूसरा का चीड़, चीड़ वृक्ष जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, चीड़ वृक्ष, चीड़, चीड़ के बारे में कर लीजिएगा। चीड़ काफी महंगा वृक्ष होता है। चीड़ के बारे में लिखो, ये लिखो, यह वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है, यह वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है, यह वृक्ष मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। इस पेड़ से लीसा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, कल पेपर में आया होगा। इस पेड़ से लीसा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, लीसा, लीसा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, लीसा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, लीसा नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, जिसका उपयोग तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, साबुन, कॉस्मेटिक साबुन बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग तारपीन का तेल, साबुन, कॉस्मेटिक साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन जो होते हैं और कॉस्मेटिक सामान बनाने में किया जाता है। तो जितने भी कॉस्मेटिक भगवते हुए दिखते हैं ना, कि आओ 2 दिन में लगाओ और चमकदार से परी हो जाओ, ठीक है, तो वो जो स्थिति है किसमें आ जाती है, तो वो इसी से बनता है, चीड़ के वृक्ष से। किससे बन जाता है, चीड़ के वृक्ष से हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल ब्यूटी नेचुरली होती है, और फिल्टर हट करके मालूम पड़ता है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये स्थिति बन जाती है। हालांकि नेचुरल का मतलब क्या है, कि जो हम योगा के द्वारा जिस हिसाब से हम सुंदर दिखते हैं वैसे ही ठीक है। सुंदरता एक्चुअल में सूरत में नहीं होनी चाहिए, सीरत में होनी चाहिए। सीरत का मतलब क्या है, तुम्हारे महक तुम्हारे किरदार से आनी चाहिए, ना कि तुम्हारे कपड़ों से, ना कि तुम्हारे मतलब इतना सारा पोत पात के आप आ गए हो और इतना बढ़िया तरह से कपड़े वपड़े पहन के आए हो, उससे मतलब ये तुम्हारे जो विचार है, उन विचारों में कितनी सुंदरता है वो देखना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम एक शब्द कहते हो किसी से और उस शब्द का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, सन्न रह जाते हैं, तो मतलब क्या है, तुम्हारा किरदार जो है वो क्या है, वही है। और ध्यान रखना, भले ही कपड़े फटे पहने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां भी खड़े हो जाओगे ना, सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलेगी, जो भी ज्ञानी होगा। आज भी सर्वोपरि क्या है, ज्ञान है। मतलब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देवदार के वृक्ष ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी है थोड़े बहुत, एक सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पश्चिमी हिमालय में क्या सर्वाधिक विस्तार है, पश्चिमी हिमालय में क्या है, सर्वत। मैं तुमसे यहाँ ये कह सकता हूँ कि सर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाला वृक्ष जो एकदम है, तो कौन सा, देवदार। कौन सा वृक्ष है, देवदार है, ये आपको ध्यान रखना। समझ में नहीं आया। अब जो आज का लास्ट हमारे सामने है जो वृक्ष है वो क्या है, मैंग्रोव वन, है ना, या डेल्टाई वनस्पतियां। अब कौन से नंबर का आ गया, 6 नंबर का। मैंने कितना प्रकार बताए थे बनोगे, 6 प्रकार। इन्होंने कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए हैं, तो करिए अब नेक्स्ट 6 नंबर डाल लीजिएगा। समझ में नहीं आया। जो आपके नोट्स में जो डायग्राम बना है ना, उस डायग्राम में से 3 वृक्षों को याद लेना बस,
ठीक है। और खासकर ध्यान ना कौनधारी वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना, उसको जो भी एग्जांपल है उसे पढ़ लीजिएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। लड़कों बात नहीं करो तो मैं बात कर रहा हूँ पीछे, पता नहीं क्यों भाई बात क्यों कर रहे हैं, तो बताओ क्या हुआ है? आप संत हो गए हैं और संत नहीं हुए तो फिर आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं भाई? देखो चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर वन कौन से? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, ये सब इन्हीं के ही नाम है, ये भी बात है, तीनों नाम इन्हीं के ही है, मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन। इनको हम कैसे परिभाषित करें, ये थोड़ा सा देखिएगा। इनको वर्षा के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते, वर्षा के आधार पर ये परिभाषित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन में जब तुम देखोगे तो देखो ये वाली जो स्थिति है, ये आप लोग जानते हो कि ये हमारा ठीक है, आप जानते हो तो यहाँ से गंगा नदी निकलती थी और यहाँ से क्या थी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी थी और इसकी एक वितरिका थी। यहाँ पर क्या थी, ये गोदावरी नदी थी, ये बैतरणी स्वर्णरेखा नदी थी, ये दामोदर नदी थी, ये महानदी थी, ठीक है, और ये कृष्णा नदी थी, ये कावेरी नदी थी। तो इन नदियों के कुछ डेल्टा थे, क्या थे? डेल्टा। इन किनारों पर क्या डेल्टा थे, क्या थे? डेल्टा। हम ये कह सकते हैं कि जो भी तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र खासकर कौन सा वाला? गंगा यमुना का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र, सॉरी क्या ब्रह्मपुत्र, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। गोदावरी, स्वर्णरेखा, महानदी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी के डेल्टा में क्या वन पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव वन क्यों कह रहे हैं? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पति, वो वनस्पति कैसी होती है? वो होती है खारे पानी में उगने वाली वनस्पति, खारे पानी में उगने वाली वनस्पति होती है, ठीक है, खारे पानी में। खारा पानी जानते ना, समुद्र का पानी यहाँ आता है, ज्वार भाटा पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा का मतलब क्या है? जब ज्वार आएगा तो पानी क्या हो जाता है? उठ जाता है और इन वनस्पतियों में भर जाता है। तो ऐसी वनस्पति जो खारे पानी में सर्वाइव कर लेती है, उस वनस्पति को हम क्या कह देते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कह देंगे। डेल्टाई क्यों कहते हैं? क्योंकि डेल्टा, गंगा जो भी कोई नदी होती है तो नदी का मुहाना यहाँ पर होता है, उस मुहाने को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा कहते हैं। उस डेल्टा पर बहुत सारी वनस्पति क्या जाती है? उग आ जाती है। तो इस वनस्पति को हम क्या बोल देंगे? उसे बोलेंगे डेल्टाई वन। ज्वारीय वन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर ज्वार भाटा जब आता है तो जब ज्वार आएगा तो पानी का जो लेवल है बढ़ जाता है और भाटा आता है तो पानी का लेवल कम हो जाता है। तो जो इस तट पर जो भी वनस्पति पाई जाती है तटों पर, इन तटों वाले वृक्षों को क्या बोलेंगे हम? मैंग्रोव वन। इन्हें क्या बोलेंगे? मैंग्रोव। और खारे पानी में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मैंग्रोव वन, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा जो है अगर हम देखें, ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन के डेल्टा में जो प्रसिद्ध जो वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम क्या? सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी। तो सुंदरी नामक वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? वो कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव में कहाँ पर? सुंदरबन के डेल्टा में। सुंदरबन के डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? सुंदरी वृक्ष है। क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष है। और ये सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाएगा? खास करके ये वाला एरिया, ये देखो, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है। इन दोनों के डेल्टा पर कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? वो वृक्ष है सुंदरी वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष। समझ में नहीं आ रहा? तो बस इतना ही है, ठीक है। वनों के बारे में क्या है? इतना ही है। 6 प्रकार के वन आपके हो गए हैं। इसमें और भी आपके में दिए गए होंगे वृक्ष वगैरह, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेन वृक्ष जो है यही वाला है। समझ में नहीं आया? ज्वारीय वन क्यों कह रहे हैं? ज्वार आ रहा है। डेल्टाई क्यों कह रहे हैं? डेल्टा है। और इनको मैंग्रोव क्यों कह रहे हैं? खारे पानी में है। क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो कैसा है? खारा पानी है। और खारा पानी है तो उसे पी सकते हैं आप? नहीं पी सकते। तो क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, ये स्थिति आपकी बन के आ जाएगी। मैंग्रोव वनों के बारे में डेल्टा, भारत के जितने भी प्रमुख वन वो इतने ही खत्म हो गए, ठीक है। तो कुछ कुछ आप देखिएगा, पढ़ के देखिए, कर लीजिएगा अपना जो है। अब कुछ एक स्टैटिस्टिक के टाइप में लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप अलग से कहीं पेज पर लिख लीजिएगा,
आपके पास जगह खाली मान लिख लो, और नहीं है तो भाई अलग से लिख लो, बाकी चिपका लेना पेज पेज पर। ये जो लिखवा रहा हूँ ये पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, ये वाले जो लिखवा रहे हैं, है ना। कलर का प्रयोग किया जाता है पान, हमारे यहाँ पान चलता है ना बहुत ज्यादा, तो प्रश्न पूछा भी जाता है ज्यादा। तो पान में चूने के साथ, पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, कत्थे का प्रयोग किया जाता है वो इसी खेर से बनता है। पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है वो कहां से बनता है बताओ? वो खेर से ही बनता है। कहां से बनता है? खेर नामक वृक्ष से। नेक्स्ट करो पलाश। कल पलाश का क्वेश्चन आया था एक, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा के नाम से वो आंसर था, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा। कल अगर पेपर दिए होंगे तो मिला होगा, तो लिखो पलाश। इसे बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्वा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्वा। यही ऑप्शन का राइट था। मतलब पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है। क्या रखना? पलाश। पलाश जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्वा का वैज्ञानिक नाम है। पलाश जो है यह रेड कलर का लगभग दिखता है, रेड कलर के इसके फूल होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं जंगल की आग। जंगल की आग। तो तुम्हारे पेपर में शायद यही प्रश्न पूछा गया होगा, जंगल की आग किसे कहते हैं? ठीक है, तो जंगल की आग किसे कहते हैं? तो पलाश हमारा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन क्या था? ब्यूटिया मोनोस्पर्वा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्वा को क्या बोलते हैं? जंगल की आग। ये जो है ना रेड कलर का दिखता है। अब मान लो एक कई सारे किलोमीटर में जब रेड कलर के फूल खिल रहे होंगे तो हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है आग जल रही है। और आग का जो कलर होता है वो भी लगभग कैसा होता है? लाल सा ही होता है। कम धीमी आंच जो होती है कलर कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल होता है। समझ में नहीं आया? ये हो जाएगा। तो वही है पलाश। समझ आएगा पलाश के बारे में? एक चीज नोट कर लेना, प्राचीन काल में होली के रंग इसी वृक्ष से बनते थे। प्राचीन काल में होली के रंग, है ना, प्राचीन काल में होली के रंग इसी से बनते थे। प्राचीन काल में होली के रंग इसी वृक्ष से बनते थे, इसी वृक्ष से बनते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट करिएगा। एक वृक्ष करो फर्न। फर्न और इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया सबसे ज्यादा। फर्न, फर्न, फर्न के बारे में कर लीजिएगा। ये लिख लो, यह पौधा, यह पौधा, यह पौधे की ऐसी किस्म है जिसमें ना तो पुष्प होता है, जिसमें ना तो पुष्प होता है और ना ही बीज। यह पौधे की वह किस्म है जिसमें ना तो पुष्प होता है और ना ही बीज, ना तो पुष्प होता है और ना ही बीज। पूछेगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें ना कोई पुष्प पाया जाता है और ना कोई बीज पाया जाता है? वो कौन सा? फर्न पौधा है। कौन सा पौधा है? फर्न पौधा है। यह उदाहरण है। नेक्स्ट करिएगा तेंदू। तेंदू, तेंदू वृक्ष भी इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। तेंदू, और तेंदू तुमने शायद सुना भी होगा, ऐसी बात नहीं। तेंदू जो है क्या है? तो देखो तेंदू जो है ना पाया कहाँ जाता है? तेंदू वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है लगभग। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन जगह पाया जाता है। ठीक है, तो तेंदू की जो पत्ती होती है उन पत्तियों से बनती है बीड़ी। बीड़ी जो आपको दिखता है, बीड़ी, तो बीड़ी किससे बनती है? तो बीड़ी बनती है जो बीड़ी के अंदर क्या भरा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बीड़ी का जो कवर है वो किससे बनता है? तेंदू के वृक्ष की पत्तियों से। तेंदू के वृक्ष की पत्तियों से। तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, तेंदू का वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 33% है। यह कुछ ध्यान रखना। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? तो ये तेंदू। ओके, नेक्स्ट कर लीजिए, एक बच्चों कर लीजिएगा सिल्वर फर। सिल्वर फर, सिल्वर फर। सिल्वर फर कौन सा वृक्ष है? पर्वतीय वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पर्वतीय। अभी जस्ट करें पर्वतीय वाला। इससे बनता है क्या? इससे बनता है माचिस की तीली। तो माचिस की तीली, माचिस की तीली किस वृक्ष से बनती है? माचिस की तीली बनती है सिल्वर फर से। सिल्वर फर,
माचिस का मसाला अलग है, माचिस की तीली की बात करें जो तीली रहती है जलती है, वो किससे बनती है? सिल्वर फर नामक वृक्ष से। सिल्वर फर नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे पेपर में इसका ये भी क्वेश्चन था कल, सिल्वर फर माचिस तीली वाला होगा, ठीक है, आप देखना वहां पर, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो अब पेपर तुम पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। एक दो प्रश्न नोट कर लीजिएगा, फिर खत्म हो जाएगा ये देखो, इसमें थोड़ा करंट अफेयर को जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, तो अभी नहीं, जब पेपर नजदीक हो तो जोड़ देना करंट अफेयर को। ये देखो, राष्ट्रीय वन नीति, अलग से हेडिंग कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब आई है बताओ? राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी भारत में? वनों का भी हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। इसके संबंध में पहली बार प्रोविजन कब किया गया था भारत में? वनों के संरक्षण के संबंध में। उससे पहले कभी नहीं हुआ है, इससे पहले, ठीक है, लोग काटता था, बेचता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी क्या है? अभी दिक्कत थी। तो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति बताओ कब आई है? तो राष्ट्रीय वन नीति के संबंध में देखा जाए तो पहली बार वनों को कानून, मतलब वनों को संरक्षण देने के लिए पहली बार जो नियम बनाए थे वो बनाए थे डलहौजी में, लेकिन 1855 में। देखो, राष्ट्रीय वन नीति नहीं आई 1855 में, मैं कह रहा हूँ वन नीति, वनों के संबंध में नीति बनाएगी पहली बार। तो पहला प्रयास किया गया कब? 1855 में। किसने किया था? डलहौजी ने। किसने किया? डलहौजी ने। क्या किया था? वनों के संरक्षण के नियम बनाए थे, वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए कि वनों का हमें संरक्षण करना है। इसके संबंध में चर्चा की थी किसने? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डलहौजी के द्वारा की गई थी, या कोई धारणा, पहला हो जाएगा। दूसरा करना 1894 में, 1894 में, ठीक है। दूसरा 1894 में क्या था? एल्विन द्वितीय था, एल्विन द्वितीय। और एल्विन द्वितीय ने क्या किया था? राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया था, राष्ट्रीय वन नीति। तो भारत में पहली बार वन नीति लागू हुई थी, कब हुई थी? 1894 में। देखो, बनाने का काम सबसे पहले किसने? महोदय के द्वारा किया गया, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी ने सिर्फ नियम बनाए थे, कुछ मतलब ये नहीं बोला था कि ऐसे करके रखना है, सिर्फ संरक्षण करना, काटना नहीं है। लेकिन लागू कर दिया भारत में वन नीति को कब किया गया है? 1894 में। ध्यान रखना, किन के द्वारा? एल्विन द्वितीय। ये भी क्या था? यहाँ का वायसराय था उस समय, तो एल्विन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया? जारी किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, एल्विन द्वितीय के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। अब राष्ट्रीय वन नीति 1894 के द्वारा ही क्या हुआ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की स्थापना की गई। इसी के तहत, देख लो, इसी के तहत वन विभाग की स्थापना की गई। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपने सुना वन विभाग? तो वन विभाग एक्चुअल में कब आया था? वन विभाग आया 1894 के अंतर्गत, जो भी राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी उसके तहत ही क्या हुआ है? इसकी स्थापना, ठीक है, वन विभाग की स्थापना। अब जैसे वन विभाग आएगा तो वन विभाग के बारे में तुम जानते ही हो कि वनों की रक्षा करता है, उसका एक एरिया होता है कि ये एरिया किसका है? वन विभाग का है। तो वन विभाग के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बात है वो क्या है? वो बात है कि सर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वन नीति कब आई थी? तो पहली वन नीति, और यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछी गई है, पहली वन नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वन नीति कब आई थी? तो यही है 1952 में। कब आई थी? 1952 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम लोग प्राचीन वाला नहीं रखता पेपर में, पेपर में रखता है ये वाला। पहली वन नीति कब आई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली वन नीति आई है 1952 में। कब आई थी? 1952 में, आपको ध्यान रखना। लेकिन इसी को एक प्रश्न करके दे देता है वो कि जब ये वन नीति आई थी तो क्या होता? संशोधित वन नीति, प्रथम संशोधन। तो प्रथम संशोधित वन नीति, संशोधित वन नीति बताओ कौन सी है? प्रथम संशोधित वन नीति। मतलब ये तो हमने 52 में हमने लेके आए, लेकिन इसमें पहली बार संशोधन किया गया, वो किया गया 1988 में। तो पूछेगा प्रथम संशोधित वन नीति कब आई है? प्रथम संशोधित वन नीति कब आई थी? 1988 में। ये डेट भी इंपोर्टेंट है, दोनों पूछी गई है पेपर में, ठीक है, तो आपको ध्यान कर लीजिएगा। प्रथम संशोधित वन नीति कब आई है? 1988 में। प्रथम संशोधित वन नीति कब आई थी? 1988 में। और राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्रता के बाद में लागू की गई थी 1952 में। पहली बार वन संरक्षण का काम किया था तो डलहौजी के द्वारा 1855 में, और वन नीति लागू की गई थी 1894 में। किन महोदय के द्वारा? एल्विन द्वितीय के द्वारा। समझ में आया? 4 क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखने हैं, हो जाएगा। अब वन नीति का काम क्या है?
वन नीति का क्या काम है या उद्देश्य क्या होता है बताओ? उद्देश्य क्या उद्देश्य होगा बताओ इसका? तो इसका उद्देश्य पता क्या है? तो 2-3 ले लो, तो पहले भी करा दिया आपको। क्या होना चाहिए? 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए किसी भूभाग पर, वनों में वृद्धि होनी चाहिए, वनों को काटा नहीं जाना चाहिए, वनों को काटा नहीं जाना चाहिए, है ना, ये चीजें। तो ये सारा उद्देश्य होता है। खासकर ध्यान रखना कितना परसेंट वन होना चाहिए किसी भी देश में? 33%। और उसका भूभाग 100% है, उस 100% भूभाग में से कितने परसेंट भूभाग पर वन होना चाहिए? 33% भूभाग पर। देखिए भारत में क्या ऐसा है? भारत में ऐसा नहीं। भारत में कितने परसेंट नदी वन है? 24.5 है ना, 56%, 24.56% नदी भारत में क्या है? वन है। किस नीति के तहत? राष्ट्रीय वन नीति के तहत, इसी के तहत। अब इसकी रिपोर्ट 2023 में आ रही है, तो अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए डाटा कराने दो, अभी मैं छोड़ दिया है। ये डाटा किसका है? 2021 वाला। देखो एक चीज समझो पहले, राष्ट्रीय वन नीति हमारे सामने आ गई। राष्ट्रीय वन नीति के बाद एक और आता है वन सर्वेक्षण। क्या आता है? वन सर्वेक्षण। तो लिखिएगा एक और वन, पहले एक चीज लिखो, वन अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है पहले ये कर लो, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, ऊपर लिख दे रहे हैं देखो, वन अनुसंधान संस्थान। बताओ वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो वो है देहरादून। ये करा दिया कि नहीं कराई? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। कल ही पेपर में आया हुआ, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कहाँ था? देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर में देहरादून। इसकी स्थापना कब हुई है? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में, ये आपको ध्यान रखना। वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बारे में और कर लीजिएगा। वन अनुसंधान संस्थान को अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। क्या बोलते हैं इसको? FRI शॉर्ट में कहते हैं। FRI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान। FRI की स्थापना कब हुई है? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? देहरादून। देहरादून जो होगा उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसी के तहत क्या होता है? एक और मतलब रहता है, वो कर लीजिएगा, जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, FSI। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? FSI। ठीक है, FSI, ठीक है ना। तो क्या बोल देंगे हम इसको? तो इसे हम कह देंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1981 में। यह किसके तहत काम करता है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण जो मंत्रालय है भारत सरकार के पास में, उसके तहत ये काम करता है। पूछा गया प्रश्न ये वाला कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वह किसके अधीन कार्य करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय के अधीन। जो भी भारत का पर्यावरण मंत्रालय होगा उसके अधीन ही क्या करता है? ये कार्य करता है। तो बताइएगा, वन के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट जारी करता है प्रति 2 साल में। प्रति 2 साल में रिपोर्ट जारी करता है। तो रिपोर्ट अभी इससे पहले कब आई है? 2019 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2021 में आई, और अब कब आएगी? 2023 में। तो 2023 की रिपोर्ट अभी आ गई है? अभी नहीं आई है, आ जाएगी अभी, जैसे अक्टूबर महीने में शायद आ सकती है। तो अब उस समय जब पेपर देने जाओ तब उसको यहाँ नोट कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ध्यान रखना है। कुछ करंट अफेयर में देगा तो करंट अफेयर का मतलब ये पढ़ के जाना है तुम्हें, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। तो उसी मेंशन कर देना इसी के नीचे। अब रिपोर्ट में क्या लिखना है कि भारत में कितने % वन हुए हैं, कौन सा प्रथम स्थान पर है, कौन से दूसरे पर है, सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है, ये सब किसमें आएगा? इसी में। तो इसे मैं करंट अफेयर में पढ़ा दूंगा, अभी इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। सही लगा नहीं यार? ये हो जाएगा, ये कर लेना है। तो ये क्या हो गए? ये इनके फैक्चुअल डाटा हो गए कुछ, इनको आपको ध्यान रखना है।